नमस्कार दोस्तों, बहुत ही स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा एलआईसी एजेंट बनना कैसे मेरे लिए गले के फंदे जैसा बन गया। 2021 में दोस्तों मैं एलआईसी ऑफिस गया था। 2021 के जुलाई महीने में मैं एलआईसी ऑफिस गया था एजेंसी लेने के लिए, मतलब इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए। ठीक है, एक महीने बाद मेरा एग्ज़ाम हुआ, तो एग्ज़ाम में मैं क्वालिफाई हो गया एंड उसके बाद एग्ज़ाम क्वालिफाइड होके मैं इंश्योरेंस एजेंट बन गया, एलआईसी एजेंट बन चुका था। ठीक है, मैं कब बना था एलआईसी एजेंट? अगस्त के 2021 में। उसके बाद क्या ऐसा चीज़ हुआ जिसकी वजह से एलआईसी एजेंट बनना मेरे ज़िंदगी का सबसे घटिया डिसीजन बन गया। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी जो इशू मैं फेस कर रहा हूँ करेंटली, वो इशू ये है दोस्तों कि मैं अभी एलआईसी से रेजिग्नेशन लेना चाहता था, या फिर अभी भी चाहता हूँ, क्योंकि मैं आज एलआईसी के ऑफिस गया था। तो मैंने वहाँ पर जब मेरा जो रेजिग्नेशन लेटर है, मैंने उसको जब सबमिट किया बीएम को, ब्रांच मैनेजर को, जो रेजिग्नेशन लेटर था, मैंने जब उनको सबमिट किया, उन्होंने इंस्टेंटली ये बोल दिया कि आप जिस बेसिस पे रेजिग्नेशन लेना चाहते हैं, इस बेसिस पे हम रेजिग्नेशन नहीं दे सकते। आज कितना डेट है? आज है दोस्तों 4th जैन। आज क्या है? 4 जैन 2024 है। आज मैं गया था बीएम के ऑफिस। बीएम ने बोला कि आप जिस वजह से एलआईसी से रेजिग्नेशन लेना चाहते हैं, हम उस वजह से आपको रेजिग्नेशन नहीं दे सकते। मैंने बोला था कि पहला जो रीज़न था पहला लेटर में, वो ये था कि मैं एलआईसी के साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, नॉट इंटरेस्टेड रीज़न था ये। दूसरा रीज़न था दोस्तों कि मैंने बोला था कि मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ले रहा हूँ, मैं स्टेट से बाहर जाऊँगा, एग्ज़ाम प्रिपरेशन, इसकी वजह से मुझे मेरा जो स्टेट है इससे बाहर जाना पड़ेगा। तो अगर मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके सिलेक्शन ले लेता हूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा यहाँ से यहाँ पर आकर रेजिग्नेशन देना। ठीक है, उसके बाद मैंने तीसरा रीज़न दिया, तीसरा लेटर लिख के, जहाँ पर लिखा कि मैं अभी एक म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, जिसके वजह से वो लोग वहाँ से इंश्योरेंस का जो IRDAI पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ से क्लियरेंस मांग रहा है, जो एलआईसी दिला सकता है। इन तीनों रीज़न देने के बाद भी ब्रांच मैनेजर ने मेरा एक भी नहीं सुना, मेरे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसने बोला कि हम आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, आप कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न लाइए। अब एक चीज़ इमेजिन करके देखिए, आप किसी कंपनी में ज्वाइन हो चुके हो जहां पर आपको काम करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, एंड वहाँ से जब आप रेजिग्नेशन देने गए तो आपको बोला जा रहा है कि नहीं, हम लोग आपको रेजिग्नेशन नहीं दे सकते, क्योंकि आपका जो कारण है वो बिल्कुल सही नहीं है। सेम चीज़ मैं आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन देने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ। सेम चीज़, मैंने एनओसी लिया, मेरे पास और एक हेल्थ इंश्योरेंस का लाइसेंस था, वो लाइसेंस था स्टार हेल्थ के पास। किसके पास था दोस्तों? वो था स्टार हेल्थ के पास। एज एन एजेंट मेरा यहाँ पर लाइसेंस था। तो मैंने जब उनको मेल किया, सिर्फ मेल किया, ठीक है, उनको मेल किया रेजिग्नेशन देने के लिए, रेजिग्नेशन मेल, तो वहाँ से मुझे कॉल बैक आया कि सर आपने तो हमसे एजेंसी लिया था, तो आप अभी एग्जिट क्यों करना चाहते हो? तो मैंने बोला कि मैं अभी इसको टाइम नहीं दे पाऊंगा और मेरा कुछ पर्सनल कारण की वजह से मैं यहाँ से रेजिग्नेशन ले रहा हूँ स्टार हेल्थ से। उन्होंने बोला ठीक है सर, हम लोग यहाँ से प्रोसीड कर देता है। 2 से 3 दिन बाद मेरे ईमेल पे उसका एनओसी आ गया। ठीक है, उसके 1 से 2 महीने बाद जो IRDAI का पैन का पोर्टल होता है, वहाँ पर से भी मेरा जो पैन कार्ड था उसको रिलीज़ कर दिया गया। कुछ नहीं किए थे, सिर्फ एक ईमेल किए थे रेजिग्नेशन को लेके। वहाँ से मुझे एक कॉल बैक आया, उसके बाद
2 से 3 दिन के अंदर उसने मुझे कंपनी ने मुझे एनओसी दे दिया। उसके बाद मेरे पैन कार्ड को रिलीज़ कर दिया IRDAI पोर्टल से। बट जब मैंने LIC को मेल किया अप्रैल मंथ में मैंने LIC को मेल किया था 2023 में, तब LIC ने ना रिप्लाई दिया। जब उसके बाद मैं एक हफ्ता बाद मैं LIC के ऑफिस में भी गया, उसके बाद उन्होंने वहाँ से बोला कि आपका जो DO है, डेवलपमेंट ऑफिसर, आप उनसे बात कीजिए। ठीक है, ब्रांच मैनेजर ने बोला कि हम आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका DO अगर परमिट नहीं करते तो बात नहीं करेंगे, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। तो मैंने जब DO को कॉल लगाया, DO का जो काम होता है कन्विंस करना, उसने मुझे कन्विंस किया कि ये चीज़ नहीं, आप ये मत छोड़ के जाइए, ये चीज़ें हैं। तो इसके बाद मैं भी चुप हो गया। ठीक है, बट बाद में मैं अभी जो एक नया कंपनी में जाना चाहता हूँ, नया इंश्योरेंस कंपनी में, जब मुझे अर्जेंटली NOC चाहिए, ठीक है, पैन कार्ड का क्लियरेंस चाहिए, तब ब्रांच मैनेजर 2024 में आके बोल रहा है कि हम आपको NOC नहीं दे सकते। तब तो DO सर मुझे समझा चुका था कि आपको ये नहीं करना है, आपको यहाँ से एग्जिट नहीं लेना है। जब मैंने DO सर को कन्विंस किया 2024 में जनवरी में, ठीक है, तब अब यहाँ पर का जो ब्रांच मैनेजर है, सर ने एक भी नहीं सुनी। मेरे DO सर भी रिक्वेस्ट कर रहा था सर को कि इसको छोड़ दीजिए, सर रिलीज कर दीजिए। ब्रांच मैनेजर सर ने एक भी नहीं सुना। ब्रांच मैनेजर सर ने बोल दिया कि नहीं, हम लोग नहीं कर सकते। मैंने जब बोला सर ये तो मेंटल हैरेसमेंट है, आप मुझे मेंटली हैरेस कर रहे हैं। मैंने अप्रैल महीने में आपको भेजा, उसके बाद 2024 में जनवरी में भेजा, लगभग 8 महीने हो चुका था। उसके बाद भी आप मेरा एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं कर रहे। वो लोग बोले कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है ईमेल वगैरह पढ़ने के लिए। मैं बोल रहा हूँ भाई ये कैसा है? मैंने जो मेल भेजा था वो ब्रांच का जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वहाँ पर मेल भेजा था, आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, ये आप कैसे बोल रहे हैं? तो तब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि मेरा एक काम अटक गया है। सर ने एक भी नहीं सुना, ऊपर से बोल रहा है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। मैंने बोला कि मैं सर कोर्ट से नोटिस भेजूंगा। सर मुस्कुरा के बोले, ऐसे मुस्कुराए जैसे कि मैंने कुछ हंसने वाला बात किया। सर बोला कि इट्स योर राइट, यू कैन गो टू कोर्ट। उन्होंने डायरेक्टली बोलने की कोशिश की इनडायरेक्टली कि तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तुम हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। तो ये हालत है LIC की। अगर एजेंट के साथ ही ऐसा किया जा रहा है तो समझो, अगर एक जो नॉर्मल सा एक पर्सन होता है, कस्टमर, जिसके पास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो सिर्फ 8 तक पढ़ा हुआ है या फिर 7 तक पढ़ा हुआ है, जो इतना फॉर्मेलिटीज़ वगैरह नहीं जानते, अगर उनका किसी भी क्लेम अटक जाए और अगर वो ब्रांच मैनेजर को कन्विंस भी करने लगे, क्लेम पास नहीं हुआ मान लें किसी भी पर्सन का, अगर वो ब्रांच मैनेजर को कन्विंस भी करने लगे, सर बोल देगा कि जो उखाड़ना उखाड़ लो, कुछ नहीं कर पाओगे। ये हालत है अभी LIC की ऑफिस की, ये हालत है। मैं जिसके ऊपर प्राउड फील करता था, जिस कंपनी के ऊपर, आज उसके ऊपर मुझे पता नहीं कि क्यों गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और जब मैं ब्रांच मैनेजर सर से बात करने गया तो सर ने, जैसे ही मैंने बोला कि सर मैंने रेजिग्नेशन लेटर लेके आया, सर ने इंग्लिश में बोलना चालू कर दिया, या लाइक व्हाई आई शुड एक्सेप्ट योर रेजिग्नेशन। बट आप एक चीज़ समझो, वो आपके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए आपसे एक दूसरे लैंग्वेज में बात कर रहा है। वो प्रूव करना चाहते कि तुम इन्फीरियर हो, यहाँ पर चुप रहो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। आपका जो बेसिक राइट्स है, ह्यूमन राइट्स, वो भी आपको नहीं दिया जाता वहाँ पर। तो मेरा तो बोलने का तात्पर्य यही दोस्तों, अगर आप LIC में है या फिर जाने के सोच रहे हैं एज एन इंश्योरेंस एजेंट, तो एक बार नहीं आप 1000 टाइम सोच लीजिए। जब एग्जिट का टाइम आएगा ना, तो वो लोग सपोर्ट तो दूर की बात, आपका एक भी बात नहीं सुनेगा।
एक भी बात नहीं सुनेगा। मैं गया था 1 बजे 1 PM को आज, और घर वापस आया 7 PM को, मतलब 6 घंटा चला गया, 6 आवर्स। मेरा सिर्फ एप्लीकेशन को ही एक्सेप्ट नहीं किया, समझो, एप्लीकेशन को ही एक्सेप्ट नहीं किया। प्रोसीड तो दूर की बात है, आगे का प्रोसेस क्या है क्या नहीं। अभी मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूँ, इमेजिन करो आपके घर में ज्वाइनिंग लेटर पड़ा हुआ है, 2 दिन बाद आपका ज्वाइनिंग है, ठीक है, और आपका कंपनी मांग रहा है कि आपका जो LIC में एजेंसी है वहाँ से क्लियरेंस चाहिए, और ब्रांच मैनेजर आपको बोल रहा है हम नहीं दे सकते, आप ऐसा ही काम कीजिए। ये कितना बड़ा पेनफुल है, आप समझ सकते हैं। और वो लोग इतना पावरफुल है ना, आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कोर्ट का नोटिस भी भेजेंगे ना, वो लोग डरते नहीं, बिल्कुल नहीं डरते। वो लोग IRDA को भी नहीं मानते। मैं रेजिग्नेशन देने गया था, वो लोग बोल रहे कि हम लोग वर्ल्ड के सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है। मैंने बोला आई रिस्पेक्ट फॉर दैट, एंड उसके वजह से तो मैं तो गया था LIC में। मैं जब रेजिग्नेशन देने गया तो तब आप मुझे ये क्यों सुना रहे हो कि हम लोग इंडिया के सबसे बड़ा कंपनी है, बाकी जो 23 कंपनी है अगर वो मेरे अंदर अगर उन सबको मिला भी लेंगे ना तब भी हमसे पंगा नहीं ले पाएंगे। ये कैसा बात हुआ? आप सीधे सीधे बोल दीजिए ना कि हम लोग, अगर हमारे यहाँ आप अगर एक बार घुस जाते हो या फिर एंटर कर लेते हो किसी भी डोर से, इंश्योरेंस एजेंट हो या फिर किसी भी जॉब रोल पे, तो आप वहाँ से उनको रेजिग्नेशन नहीं देते, आप उनको मेंटली टॉर्चर करते हैं। ये जो मार्केट में अभी चल रहा है ना, इसके वजह से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर भी बैठ गया कि मैं लोगों को LIC की पॉलिसी करने से भी इनकरेज करूं या नहीं। अगर ये एजेंट के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, जो एजेंट ने इतना सारा पॉलिसी दिया, इतने अच्छे से LIC को सर्व किया, कस्टमर को सर्व किया, उसके बाद अगर एजेंट के साथ ऐसा बिहेवियर आ रहा है, तो समझो जो पर्सन ठीक से बोलना भी नहीं जानते, उनके पास पॉलिसी है, उनके घर में किसी का डेथ हो गया, उसका डेथ क्लेम कैसे पास होगा? क्या वो मेंटली इतना स्ट्रांग रहेगा उस टाइम? वो कोर्ट केस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहेगा या फिर दिमाग में आएगा उनका? तो मेरा दोस्तों रिक्वेस्ट यही है कि आप एक बार सोच लीजिए, जब भी दिमाग में आए ना कि आप इंश्योरेंस एजेंट बनेंगे LIC के साथ। इंश्योरेंस एजेंट अभी सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने का, बट जो LIC के साथ जुड़ना चाह रहे हैं ना, आप एक बार नहीं 100 बार सोच लीजिए। मुझे पता नहीं कि मेरा फ्यूचर का होगा क्या, ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी अभी आया है ये रहेगा कि नहीं, क्योंकि वो कंपनी तो किसी और को हायर कर लेगा, वो तो करेगा ही भाई, वो तो उसका काम है। जो कंपनी है वो अगर मुझे टाइम देगा 5 से 7 दिन, अगर नहीं हुआ तो बोलेगा भाई हम किसी और को देख लेते हैं। तो इसके वजह से आज LIC मेरे लिए गले का फांस बन चुका है। मुझे पता नहीं दोस्तों मैं क्या करूँगा, क्या करना चाहिए मुझे। वो लोग मुझे बहाना दे रहे हैं, एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, मैं टोटली कॉन्फ्यूज्ड हूँ इस टाइम। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए किसी वीडियो में। एंड चलिए, थोड़ा सा सतर्क हो कि किसी भी कंपनी में जब आप ज्वाइन कर रहे हैं ना, थोड़ा सा सतर्क होकर ज्वाइन कीजिए। ऐसे ही बड़ा ब्रांड देख के मत ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ये आपके लिए, आपके फैमिली के लिए बहुत पेनफुल होगा। धन्यवाद दोस्तों।